नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद यूट्यूब पर। जैसे कि हम यूपी जीके की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और पिछले भी हमने 3 वीडियो बनाई और कल जो वीडियो थी उसमें हमने आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने आपको कराए थे। जो भी सिलेबस पढ़ा रहे हैं उसके बाद क्वेश्चन ज़रूर लेके आएंगे। जो हमारे पूछे गए जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, वो सभी, चाहे वो वन डे एग्ज़ाम के हों या फिर पीसीएस के हों। तो हम आई होप आपने पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी जिसमें कि हमने क्वेश्चन आंसर्स कराए हुए हैं और उनका डिटेल एनालिसिस भी किया हुआ है। अब आज हम उत्तर प्रदेश के आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे जिसमें कि हम आज उत्तर प्रदेश के इतिहास के कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को आगे शुरू करते हैं। तो आज का जो क्लास है वो उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में है। तो पहले हम उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। प्राचीन इतिहास में पहला पॉइंट क्या है? गंगा के मैदानों के मध्य में स्थित उत्तर प्रदेश भारत के लगभग हर उत्तर भारतीय राज्य के इतिहास में हमेशा एक केंद्र बिंदु रहा है। तो उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश जो है गंगा के मैदानों के मध्य में स्थित है, ठीक है। और क्या बताया गया है इसमें? जो उत्तर प्रदेश है वो भारत के इतिहास की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और आज भी है। आगे बात करेंगे। आगे जो दूसरा पॉइंट है वो है उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो मध्य एशिया से आए हुए आर्यों, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आर्यों के आगमन के साथ प्रारंभ होता है। जो उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो मध्य एशिया से आए हुए आर्यों के आगमन से प्रारंभ होता है। तो आर्य कहाँ से आए थे? उत्तर प्रदेश में जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? प्रागैतिहासिक काल के जो जीवाश्म हैं उनका जो अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? वो प्रतापगढ़ से लिए गए हैं, प्रतापगढ़ में पाए गए हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक जो काल के जो जीवाश्म हैं उनके जो अवशेष हैं वो कहाँ पाए गए हैं? वो प्रतापगढ़ में पाए गए हैं। आइए मैप में आपको दिखाते हैं। ये रहा आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में जो उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने जो जीवाश्म पाए गए हैं वो कहाँ से पाए गए हैं? प्रतापगढ़ से पाए गए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि रामायण और महाभारत सहित वैदिक साहित्य भी गंगा के मैदान के रूप में इस समय के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। मतलब महाभारत और रामायण जैसे जो इतने पुराने ग्रंथ हैं वे भी उत्तर प्रदेश के वैदिक साहित्य के बारे में प्रमाणित करते हैं। उसमें इनमें भी उत्तर प्रदेश के वैदिक साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट क्या है? चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे विभिन्न शासकों ने उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर शासन किया है। तो उत्तर प्रदेश में जो जिन शासकों ने शासन किया है उनका नाम क्या है? चंद्रगुप्त हो गए, अशोक, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। ये सभी जो पॉइंट हैं आपको अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना के इन्हें याद करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद के पूर्व में भी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं सिंधु घाटी में कई गणराज्यों का अस्तित्व था। मतलब जो 16 महाजनपद थे उससे पहले भी उत्तर प्रदेश, बिहार और सिंधु घाटी के जो गणराज्य हैं वे अस्तित्व में थे। अगला पॉइंट क्या है? शाहजहां, जहांगीर एवं अन्य मुगल शासकों ने प्रदेश के क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ वास्तुलिपि के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मतलब उत्तर प्रदेश का जो सर्वश्रेष्ठ जो वास्तुलिपि है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि शाहजहां ने बहुत सी इमारतों का निर्माण कराया उत्तर प्रदेश में और अन्य मुगल शासकों ने भी निर्माण कराया, जैसे कि आगरा में लाल किला है। ये सभी जो है वास्तु शिल्प के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है मुगल शासकों ने, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है उसके बाद 18वीं सदी में ब्रिटिश शासन शुरू हुआ और 19वीं सदी तक चला। ब्रिटिश शासन जो है 18वीं सदी में शुरू हो गया और ये कब तक चला? ये 19वीं सदी तक चला। अगला जो पॉइंट है वो देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश के जो प्राचीन इतिहास को
कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश के जो प्राचीन इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कैसे? ये है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? एक है प्रागैतिहासिक काल, एक है आद्य ऐतिहासिक काल और एक है ऐतिहासिक काल। तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक जो काल है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही जो है क्या कहते हैं? कांस्य युग भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? कांस्य युग भी कहते हैं। ठीक है। अगला जो है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का एक और नाम है, इसे क्या कहते हैं? इसे लौह काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ऐतिहासिक काल को लौह काल भी कहते हैं। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, वैदिक सभ्यता, महाकाव्य काल और महाजनपद काल। तो जो प्राचीन इतिहास है इसको 3 भागों में उत्तर प्रदेश के इतिहास को बांटा गया है। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता। और ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, वैदिक सभ्यता, महाकाव्य और महाजनपद काल। तो शुरू करते हैं। पहला जो है, पहला क्या है? इसका जो प्राचीन इतिहास को जो पहला बांटा गया है वो प्रागैतिहासिक काल में बांटा गया है। तो शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो अत्यधिक प्राचीन है। इसलिए क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में है इसलिए उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो अत्यधिक प्राचीन है। भारत में मानव सभ्यता के विकास के साथ ही गंगा घाटी में मानवीय गतिविधियों के प्रमाण के रूप में यहाँ पर अनेक पुरातात्विक स्थल पाए गए हैं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल में उत्तर प्रदेश का जो काल है वो बहुत ही इतिहास जो बहुत अत्यधिक प्राचीन है। और उत्तर प्रदेश में मानव सभ्यता के विकास के साथ ही गंगा घाटी में मानवीय गतिविधियों के प्रमाण के रूप में यहाँ अनेक पुरास्थल खोजे गए हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पुरास्थल मिले, जैसे हमने आपको पहले भी पढ़ाया, पिछले स्लाइड में पढ़ाया कि उत्तर प्रदेश में जो जीवाश्म पाए गए हैं वो कहाँ पाए गए हैं? प्रतापगढ़ में पाए गए हैं। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल को भी डिवाइड किया गया है, जैसे कि इसमें डिवाइड किया गया है। पहला हमने आपको क्या पढ़ाया था? पुरापाषाण काल। तो पहला जो पॉइंट है वो पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल कब से कब तक लगता है? तो पुरापाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक पुरापाषाण काल की अवधि मानी जाती है। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है? उत्तर प्रदेश का जो बेलन घाटी है वो कहाँ है? बेलन घाटी कहाँ है? प्रयागराज और मिर्ज़ापुर में। प्रयागराज मिर्ज़ापुर कहाँ है? ये देखिए यहाँ पर है, ये है मिर्ज़ापुर। ठीक है। और ये है प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहा जाता था। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है बेलन घाटी है। कहाँ पर है? प्रयागराज और मिर्ज़ापुर के बीच में क्या है? बेलन घाटी है। ठीक है। तो उसी की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो बेलन घाटी है और प्रयागराज और मिर्ज़ापुर नामक स्थान से सोहन संस्कृति के उपकरणों की प्राप्ति हुई है। तो क्वेश्चन आ जाए, अगर बेलन घाटी से किस संस्कृति के उपकरणों की प्राप्ति हुई है? सोहन संस्कृति के उपकरणों की प्राप्ति हुई है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है बेलन घाटी के पुरातात्विक स्थलों की खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोवर्धन राय शर्मा के मार्गदर्शन से की गई थी। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि बेलन घाटी की जो खुदाई है वो किसके मार्गदर्शन से हुई है? तो वो मार्गदर्शन से हुई है गोवर्धन राय शर्मा के मार्गदर्शन से हुई है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? बेलन नदी टोंस की सहायक नदी है जो मिर्ज़ापुर के मध्यवर्ती पठारी भूभाग में बहती है। ठीक है। तो बेलन नदी किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन आ सकता है। तो बेलन नदी जो है टोंस की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? टोंस की सहायक नदी है बेलन नदी, जो मिर्ज़ापुर के मध्यवर्ती पठारी भूभाग में बहती है। तो कहाँ बहती है? ये मिर्ज़ापुर में बहती है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? इस घाटी के उत्खनन से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण मिले हुए हैं। किस घाटी से? बेलन घाटी से। बेलन घाटी से क्या है? इसकी खुदाई से निम्न पुरापाषाण के उपकरण भी मिले हुए हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? इस घाटी के
उच्च पुरापाषाण कालीन उपकरणों में ब्लेड, बेथक, ब्यूरिक स्क्रैपर आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं? ब्लेड, बेधक, ब्यूरिक स्क्रैपर आदि प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट क्या है? इस घाटी की उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति का समय ईसा पूर्व 30,000 से 10,000 के बीच निर्धारित किया गया है। तो बेलन घाटी का जो उच्च पुरापाषाण जो संस्कृति है, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति, उसका समय क्या निर्धारित किया गया है? वो है 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 के बीच निर्धारित किया गया है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है मध्य पाषाण काल की जानकारी। मध्य पाषाण काल की जानकारी चकिया, जो कि कहाँ है? बनारस में है। चकिया वाराणसी, सिंगरौली बेसन ये कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है। बेलन घाटी प्रयागराज से प्राप्त हुई है। तो मध्य पुरापाषाण की जो जानकारी है कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? चकिया कहाँ है? बेलन, क्वेश्चन आ सकता है चकिया कहाँ पर है? बेलन वाराणसी में है, वाराणसी में है। सिंगरौली बेसन कहाँ है? ये है मिर्ज़ापुर में है। और बेलन घाटी पे हमने पढ़ा है, बेलन घाटी कहाँ है? प्रयागराज में है, से प्राप्त हुई है। जहाँ से उत्खनन में कोर, फ्लेग, ब्लेड, क्लीवर और हैंड एक्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे कौन कौन से वहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोर, फ्लेड, ब्लेड, क्लीवर, हैंड एक्स, ये सभी प्राप्त हुए कहाँ से? चकिया, सिंगरौली और बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। अब दूसरा बात करते हैं, जो दूसरा जो है प्रागैतिहासिक काल को दूसरा किस कालखंड में बांटा गया है? वो है दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो कब से कब तक बताया गया है? लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक बताया गया है। मध्य पाषाण काल का जो समय बताया गया है वो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के मध्य बताया गया है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? इसमें पहला पॉइंट ये है, उत्तर प्रदेश के विंध्य और उच्च मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की अत्यंत समृद्धता है। मतलब उत्तर प्रदेश में विंध्य जो क्षेत्र है और उच्च मध्य गंगा घाटी क्षेत्र, यहाँ पर क्या है? मध्यकालीन उपकरणों की अत्यधिक समृद्धता, मतलब मध्यकालीन जो उपकरण है यहाँ पर ज़्यादा पाए गए हैं। कहाँ पर? विंध्य में और उच्च मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है मध्यकालीन उपकरण पाए गए हैं। तो विंध्य क्षेत्र कहाँ पर है? विंध्य क्षेत्र यहाँ पर है, ये है इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर का जो क्षेत्र है ये विंध्य क्षेत्र है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? अगला पॉइंट है चौपानी मोंडो। ये क्या है? चौपानी मांडो, ये क्या है? ये इसके बारे में पढ़ेंगे। चौपानी मांडो क्या है? ये है प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में स्थित चौपानी मांडो नामक मध्य पाषाण कालीन पुरास्थलों की खुदाई वर्ष 1962 से 1980 के बीच की गई। मतलब ये जो चौपानी मांडो है ये क्या है? ये मध्यकालीन पुरास्थल है, मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है कि चौपानी मांडो किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल ये है, उससे संबंधित है। इसकी खुदाई कब से कब तक हुई है? इसकी खुदाई 1962 से 1980 के मध्य की गई। इन स्थानों से छोटे और सूक्ष्म उपकरणों के साथ साथ नर कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो चौपानी मांडो से क्या क्या प्राप्त हुआ है? छोटे और सूक्ष्म उपकरण भी प्राप्त हुए हैं और साथ साथ नर कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? प्रयागराज के चौपानी मांडो पुरातत्व स्थल का क्षेत्रफल 15,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। तो प्रयागराज के चौपानी मांडो जो पुरास्थल है उसका जो क्षेत्रफल है वो 15,000 वर्ग मीटर से भी अधिक है। यहाँ से अधिकांशतः पाषाण उपकरण, पेबुल एवं अन्य उपकरण मिले हुए हैं। कौन कौन से उपकरण मिले हैं? पाषाण कालीन जो उपकरण मिले हैं, पाषाण कालीन जो उपकरण मिले हैं, पेबुल या अन्य उपकरण मिले हैं, इनका निर्माण चार्ल्ट, जैस्पर और ब्लड स्टोन नामक पत्थरों से किया गया है। तो जो ये पेबुल और अन्य उपकरण मिले हैं इनका जो निर्माण किससे किया गया है? इससे चार्ल्ट नामक पत्थर से, जैस्पर नामक पत्थर से और ब्लड स्टोन नामक पत्थर से किया गया हुआ है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है?
चौपानी मांडो स्थल से हाथों से बने मिट्टी के कुछ बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो हाथों से जो मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले वो कहाँ से मिले हैं, कहाँ मिले हैं, वो चौपानी मांडो स्थल। ये कहाँ पर है, ये प्रयागराज में स्थित है, प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ की खुदाई से झोपड़ियों के होने के साक्ष्य भी मिले हैं, मतलब झोपड़ियों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, चौपानी मांडो से। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है इसके अतिरिक्त प्रयागराज जिले में जमुनीपुर जो कि फूलपुर तहसील में लगता है, ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रयागराज जिले के जमुनीपुर जो कि फूलपुर तहसील में लगता है, बिछिया, भीगपुर और महरूही डीह जो कि सोराव तहसील जैसे अन्य पुरास्थल भी हैं, ठीक है। जो चौपानी मांडो स्थल है ये मुख्य स्थल है, लेकिन इसके अलावा भी प्रयागराज में कुछ और पुरास्थल भी हैं। कौन कौन से, जमुनीपुर, बिछिया, भीगपुर, महरूडीह और जैसे अन्य पुरास्थल भी हैं। जमुनीपुर का जो किस तहसील में लगती है, फूलपुर तहसील में लगती है। अगला बात करेंगे, अगला क्या बात करेंगे, सराय नहर राय, इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ये भी एक पुरास्थल है, सराय नहर राय। ये क्या है, यहाँ से स्तंभ गर्भ के प्रमाण, यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से स्तंभ गर्भ के प्रमाण, मृतक संस्कार विधि के अंतर्गत समाधि स्थल में शवों का सिर पश्चिम और पैर पूर्व की तरफ की ओर होता था, ठीक है। तो सराय जो नहर है, सराय नहर जो राय है, यहाँ से स्तंभ गर्भ के प्रमाण मिले। कौन कौन से प्रमाण मिले, स्तंभ गर्भ के प्रमाण मिले हैं, मृतक संस्कार विधि के अंतर्गत समाधि मिली है, जिसमें शवों के जो सिर हैं वो पश्चिम की ओर और पैर पूर्व की ओर होते थे। युद्ध में हत्या द्वारा मृत के कंकाल के सिर में पत्थर घुसा हुआ मिला हुआ है। युद्ध में जो जिनकी हत्या हो गई उनमें जो मृत कंकाल जो प्राप्त हुए हैं उसमें क्या हुआ है, उनमें सिर में जो है पत्थर घुसा हुआ मिला हुआ है। यहाँ पर एक ही कब्र से 3 कंकाल प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर, सराय नहर राय में। यहाँ पर जो एक ही कब्र से कितने कंकाल मिले हुए हैं, 3 कंकाल प्राप्त हुए हैं। अगला जो स्थल है वो कौन सा स्थल है, महदहा है। कौन सा स्थल है, महदहा है। ये कहाँ पर है, ये है प्रतापगढ़ जिले में। महदहा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पर है, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड्डी एवं सींग के उपकरण व आभूषण मिले हुए हैं। प्रतापगढ़ जिले में जो स्थल महदहा जो स्थल है, यहाँ से हड्डी एवं सींग के उपकरण व आभूषण मिले हैं। महदहा से ही एकल समाधान, महदहा से ही एकल समाधान, युगल समाधान और सामूहिक समाधान के साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन में बहुत बार आया है कि यूपी में एकल समाधान, सामूहिक समाधान और युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, महदहा से मिले हैं, जो कि कहाँ है, जो कि उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में स्थित है, ठीक है। अगला जो प्रागैतिहासिक काल को बांटा गया था वो बांटा गया था नवपाषाण काल में। तो जो नवपाषाण काल है वो कब से कब तक माना गया है, तो नवपाषाण जो काल है लगभग 4000 ईसा पूर्व से ईसवी पूर्व से माना गया है। इसे लगभग 4000 ईसा पूर्व से माना गया है। इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है, उत्तर प्रदेश में विंध्य, ये है विंध्य, उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में स्थित उत्तर प्रदेश में जो विंध्य क्षेत्र में स्थित प्रयागराज जिले के बेलन नदी के किनारे स्थित कोल्डीहवा, महदहा, महगढ़ा और पंचोह नामक स्थान नवपाषाण काल के प्रमुख पुरातत्व स्थल हैं। तो जो नवपाषाण काल के जो स्थल है वो कौन कौन से हैं, वो हैं प्रयागराज जिले के बेलन घाटी नदी के किनारे कोल्डीहवा, महगढ़ा और पंचोह नामक स्थल जो है वो नवपाषाण काल के पुरातत्व स्थल हैं, ठीक है। तो नवपाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं, कोल्डीहवा, महगढ़ा और पंचोह नामक स्थल, ठीक है। अगला क्या है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, कोल्डीहवा की खुदाई से धान की खेती किए जाने का भी प्रमाण मिला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में कोल्डीहवा से जो धान की खेती मिली है, कोल्डीहवा स्थल कहाँ स्थित है, ये प्रयागराज में स्थित है, जिसकी अवधि का जो प्रमाण मिला है वो 7000 से लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच बताया गया है। तो कोल्डीहवा से क्या मिला है, कोल्डीहवा से धान के साक्ष्य मिले हैं, जो कि 7000 ईसा पूर्व से लेकर
6000 ईसा पूर्व की इसकी अवधि बताई जा रही है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, अनाज रखने वाले जो बर्तन है वो पड़े व मटके भी कोल्डी हवा या महगढ़ा से प्राप्त हुए हैं। अनाज रखने वाले जो बर्तन है वो भी कोल्डी हवा या महगढ़ा से प्राप्त हुए हैं। पंचोह से प्राप्त उपकरणों में गोलाकार कुल्हाड़ियों की संख्या भी अधिक है। पंचोह से प्राप्त हुआ है, पंचोह से क्या प्राप्त हुआ है, पंचोह से गोलाकार कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं जो बहुत अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं पंचोह से। अगला बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। तो आदि जो ऐतिहासिक काल है उसको कितने भागों में बांटा गया है, यहीं पर है, ये आद्य ऐतिहासिक काल। अगला जो है ये है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, जैसे कि पहला पॉइंट क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के जो साक्ष्य हैं वो उत्तर प्रदेश के मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सुलाह और सिनौली और आलमगीरपुर से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हुलास, सिनौली और आलमगीरपुर से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश के हुलास, सिनौली और आलमगीरपुर से। अगला क्या है, अगला पॉइंट ये है कि आलमगीरपुर के लोग कपास की खेती करते थे और इस क्षेत्र में लोग नहरों को छोड़कर इस क्षेत्र में लोग नगरों को छोड़कर गांवों में निवास करते थे, जिसका प्रमाण उत्खनन से प्राप्त होता है। आलमगीरपुर के जो लोग हैं वो कपास की खेती किया करते थे और इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो नगरों को छोड़कर गांव में निवास करते थे, जिनका जो प्रमाण है वो उत्खनन, खुदाई से जो है ये जो प्रमाण मिला है खुदाई से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आलमगीरपुर में जो है कपास की खेती उत्तर प्रदेश में कहाँ होती थी, तो उत्तर प्रदेश में जो कपास की खेती है वो कहाँ होती थी, आलमगीरपुर में होती थी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है आदि ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है। आदि ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है, हमने आपको बताया था कौन कौन से भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, ताम्रपाषाण काल, और दूसरा क्या है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो पहला जो है ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। उत्तर प्रदेश के जो गंगा यमुना दोआब में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो गंगा यमुना के दोआब में ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति है उसको क्या कहा जाता है, उसको गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ा गाँव व हुतास जो कि सहारनपुर में स्थित है, कहाँ कौन कौन से जगह हैं, बड़ा गाँव एवं हुतास, मुजफ्फरनगर, आलमगीरपुर ये मेरठ में है, लाल किला, भटपुरा व मानपुरा जो कि बुलंदशहर में है, तथा अहिच्छत्र बरेली के साथ साथ गैरिक मृदभांड लगभग संपूर्ण दोआब से मिले हैं। तो गैरिक मृदभांड कहाँ से मिले हुए हैं, बड़ा गांव हुतास सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आलमगीरपुर, लाल किला, भटपुरा, मानपुरा, अहिच्छत्र के साथ साथ गैरिक मृदभांड लगभग संपूर्ण दोआब क्षेत्र में मिले हैं, गंगा यमुना के दोआब में। अगला पॉइंट क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नरहन व खेराडीह से भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल के साक्ष्य मिले हुए हैं। कहाँ से मिले हुए हैं, उत्तर प्रदेश के नरहन और खेराडीह से ताम्रपाषाण कालीन के जो है साक्ष्य मिले हुए हैं। अगला बात करते हैं, अगला आदि ऐतिहासिक काल को दूसरा किस भाग में बांटा गया था, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कांस्य युग भी कहा जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है, मेरठ में स्थित। क्वेश्चन आ सकता है कि आलमगीर जो पुर है ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मेरठ में। बड़ा गांव और हुलास, सहारनपुर आदि स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आलमगीरपुर जो कि मेरठ में स्थित है, और बड़ा गाँव एवं हुतास जो कि सहारनपुर आदि स्थलों में से प्राप्त हुए हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर
स्थल की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा, यहाँ क्या है, यज्ञदत्त शर्मा ने की। ठीक है, तो आलमगीरपुर की जो स्थल है उसको किसने खोजा था, 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। और हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बहती है। यह सभ्यता कौन सी, हड़प्पा सभ्यता। यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है जो कि गंगा यमुना के दोआब में फैली हुई है। तो जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ये आलमगीरपुर जो जगह है वो गंगा यमुना के दोआब के बीच ही स्थित है। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश से प्राप्त आद्य ऐतिहासिक काल के प्रमुख साक्ष्य। उत्तर प्रदेश से प्राप्त आद्य ऐतिहासिक काल के प्रमुख साक्ष्य के बारे में देखेंगे। जैसा कि पहला है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये एक अलग से लेके आए हैं। आलमगीरपुर से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, आलमगीरपुर से मृदभांड प्राप्त हुए हैं, मनके व कटोरे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बर्तन एवं कपास प्राप्त हुए हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत ही क्वेश्चन आता है। आलमगीरपुर से क्या क्या प्राप्त हुआ है, मृदभांड, मनके व कटोरे के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन एवं कपास। अगला क्या है, बड़गांव, भटपुरा, मानपुरा, मांडी गांव मुजफ्फरनगर और कैराना जो कि शामली में स्थित है, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, यहाँ से सैंधव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं, बड़गांव कहाँ स्थित है, सहारनपुर में, भटपुरा, मानपुरा कहाँ है, बुलंदशहर में, मांडी कहाँ है, मांडी गांव मुजफ्फरनगर में है, और कैराना कहाँ है, शामली में है। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, यहाँ से सैंधव सभ्यता या सिंध सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं। अगला स्थल कौन सा है, सलौनी। सलौनी कहाँ स्थित है, बागपत में स्थित है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैप में बागपत कहाँ पर है। ठीक है, तो सलौनी जो स्थित है, जो स्थल है वो बागपत में है। ये इससे यहाँ से क्या मिले हैं, यहाँ से कब्रगाह मिली है। क्या मिली है, यहाँ से कब्रगाह मिली है। अगला जो पॉइंट है, अगला जो स्थल है वो कौन सा है, सोहगौरा। ये कहाँ पर स्थित है, ये गोरखपुर में स्थित है। सोहगौरा कहाँ पर है, गोरखपुर में स्थित है। हस्तिनापुर व जखेड़ा, ये दोनों स्थल कहाँ स्थित हैं, मेरठ में स्थित हैं। हस्तिनापुर और जखेड़ा कहाँ है, मेरठ में स्थित है। अतरंजी खेड़ा कहाँ स्थित है, अतरंजी खेड़ा जो है एटा जिले में स्थित है। और अहिछत्र कहाँ स्थित है, बरेली में स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिलान करने को कि सोहगौरा कहाँ है, गोरखपुर में है। हस्तिनापुर और जखेड़ा कहाँ है, मेरठ में है। अतरंजी खेड़ा कहाँ है, एटा में है। अहिछत्र कहाँ है, बरेली में है। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के जो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सोहगौरा, हस्तिनापुर, जखेड़ा, अतरंजी खेड़ा और अहिछत्र से चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य मिले हुए हैं। अगला स्थल जो है वो है हस्तिनापुर जो कि मेरठ में स्थित है, और अतरंजी खेड़ा एटा। यहाँ से जो और भी साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं, लौह धातुमल और भट्टियों के साक्ष्य। लोहे से बने हुए धातुएं और भट्टियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हस्तिनापुर, मेरठ से, और अतरंजी खेड़ा एटा से मिले हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास बेहतर लगी होगी, समझ में आई होगी। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करें, हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। ठीक है, और आप ऐसे ही लगातार हमारे साथ बने रहें जिससे कि आप यूपी जेकर को बेहतर से बेहतर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।